एक लड़की जो मर चुकी है, लेकिन वो हर एक रात के 10 बजे घर आ जाती, जिससे पूरा घर डरा हुआ है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के 10 बज रहे थे। एक औरत रसोई में खीरा काट रही थी। अचानक दरवाजे का लॉक घूमने लगा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर आई उसकी बेटी शाओ। माँ इतनी डर गई कि उसने सिर भी नहीं घुमाया। पूरा शरीर भीगा हुआ शाओ पीछे से बोली, मैं आ गई माँ। औरत और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि शाओ तो पहले ही मर चुकी थी। और अजीब बात ये थी कि हर रात 10 बजे वो समय पर घर लौट आती थी। जब शाओ ने देखा कि माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तो वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने पीछे मुड़कर एक नजर डाली। डरी हुई माँ मेज के नीचे छिप गई और कांपते हुए बेटी के कमरे की तरफ देखने लगी। शाओ दरवाजे की दरार से उसे घूर रही थी, जैसे अपनी दर्दनाक मौत की कहानी कह रही हो। अगली रात 10 बजे फिर से दरवाजे का लॉक घूमता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। इस बार औरत इतनी डर गई कि पूरा शरीर थरथराने लगा। अंदर आया शाओ का पिता। औरत दौड़कर उसके पास गई और दिन भर हुई अजीब घटनाओं को बताया। कहने लगी कि हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पति गुस्से में आ गया, उसे बेटी के कमरे में घसीट ले गया। कमरे में कुछ भी नहीं था। पति बोला, माँ बाप होकर अपने ही बच्चे से डरना ठीक है क्या? चाहे सपना ही क्यों न हो, मैं तो अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। फिर कहानी पीछे जाती है। 10 दिन पहले शाओ रोज की तरह स्कूल के बाद माँ के आने का इंतजार कर रही थी। माँ को गाड़ी से उसे लेने आना था, लेकिन स्कूल के बाहर एक्सीडेंट हो गया। माँ की गाड़ी किसी और से टकरा गई। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। शाओ ने माँ का इंतजार किया, लेकिन माँ नहीं आई। थककर उसने फैसला किया कि वो खुद ही घर चली जाएगी। रास्ते में एक काली कार उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर था नीचे वाला पड़ोसी आसांग। शाओ बिना सोचे समझे उस गाड़ी में बैठ गई। यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि चाहे जान पहचान वाला ही क्यों न हो, हर किसी की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। जब वे अपार्टमेंट पहुँचे, आसांग ने कहा कि एक बैग उठा दो, ताकि उसके पास दरवाजा खोलने के लिए हाथ खाली हो जाए। शाओ लिंग ने बैग उठा लिया और शालीनता से मुड़कर खड़ी हो गई, ताकि वो पासवर्ड डाल सके। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, आसांग ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। अगले दिन शाओ की लाश को एक सूटकेस में भरकर जंगल में फेंक दिया गया। जब न्यूज में यह खबर दिखाई गई, लाल रंग का वह सूटकेस देखकर एक खुशबू की दुकान के मालिक को शक हुआ। कुछ दिन पहले एक उदास सा आदमी ऐसा ही सूटकेस खरीद कर गया था। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी ने रोक दिया। अगर पुलिस आ गई तो धंधा चौपट हो जाएगा। एक जैसे सूटकेस तो कई दुकानें बेचती है, बेकार की मुसीबत क्यों ले। मालिक ने उसकी बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी का एक बूढ़ा गार्ड कचरा चेक कर रहा था, तो उसे एक बदबूदार गलत तरीके से फेंका हुआ बैग मिला। उसने फूड डिलीवरी का पता ट्रैक करके आसांग के घर का पता निकाला। वो थोड़ा शराब के पैसे वसूलने गया था, लेकिन आसांग ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने तो कोई कचरा नहीं फेंका। गार्ड उस बैग को खोलने ही वाला था कि आसांग को जैसे अचानक कुछ याद आ गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुरक्षा गार्ड ने थैला खोल लिया। उसके अंदर एक लड़की की स्कूल यूनिफॉर्म थी। उस पर लगा नाम टैग उसी मरी हुई लड़की शाओ का था। गार्ड स्तब्ध रह गया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो आसांग के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। ठीक उसी समय शाओ की माँ घर लौट आई। उसने सीढ़ियों से बहता लाल तरल देखा और डर के मारे कांपने लगी। ऊपर नजर डालने पर पता चला कि वो असल में बिखरी हुई रेड वाइन थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन आसांग की ठंडी और डरावनी निगाहें उसे भीतर तक डरा गईं। वो जल्दी से घर के अंदर छुप गई। आसांग जानता था कि अब हालात खराब होते जा रहे हैं और उसे लाश को जल्द निपटाना होगा। वो फिर से सुगंधित थैलियों की दुकान पर गया और एक बड़ा सूटकेस खरीदा। इसने दुकान के मालिक को एक पुराने हत्याकांड की याद दिला दी। जब आसांग ने पैसे निकाले तो दुकानदार ने डर कम करने के लिए नकली फोन कॉल का बहाना किया, लेकिन संयोग से उसी वक्त सच में एक कॉल आ गई। इससे वह और घबरा गया, जिससे आसांग को शक हो गया। उसने तय कर लिया कि अब अगला शिकार यही दुकानदार होगा। चूंकि आसांग लंबे समय से घर में ही लाश के टुकड़े काट रहा था, उसके एक महीने के पानी के इस्तेमाल की मात्रा 100 टन तक पहुंच गई। इतना ज्यादा पानी खर्च होने से मोहल्ले की कमेटी को शक हुआ और दूसरे सुरक्षा गार्ड को भेजा गया, ये देखने की कहीं पाइपलाइन तो नहीं लीक हो रही। इस वक्त आसांग लाश के टुकड़े फ्रिज में ठूंस रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दूसरा गार्ड आया था पाइप चेक करने। वह गिड़गिड़ाकर अंदर आने में कामयाब हुआ। उसने घर में अजीब चीजें देखी। बेसमेंट में बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट रखे थे। जब उसने नीचे झुककर पाइप देखा तो नाली में बाल फंसे थे और कोनों में खून के धब्बे भी थे। ये देखकर गार्ड का दिल दहल गया। आसांग को भी उसके शक होने का अंदेशा हो गया और वह धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन गार्ड ने शीशे में उसकी हरकत देख ली और तुरंत अपनी बड़ी पाइप निकाल ली। तभी आसांग रुक गया। गार्ड ने एक्टिंग की जैसे पाइप ठीक कर दी हो और वह बिना कुछ बोले निकल गया, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन गार्ड पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो खुद भी एक हत्यारा था। जब वह जवान था तब उसने गलती से अपने एक सहकर्मी की हत्या कर दी थी। तभी से वो अपनी पहचान छुपाकर भागता रहा। दक्षिण कोरियाई कानून के मुताबिक अगर कोई हत्यारा 25 साल तक पकड़ा नहीं गया तो वह सजा से बच सकता है। अब बस कुछ ही महीने बचे थे उसके 25 साल पूरे होने में, इसलिए वह अब कोई झगड़ा नहीं चाहता था। लेकिन जल्दी ही आसांग के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक ताकतवर आदमी मार्ग खड़ा था। वह गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला कि नीचे जाकर अपनी गाड़ी हटाओ। आसांग गुस्से में बोला, नीचे जाकर तेरे लिए गाड़ी हटा देता हूँ, बस इतना ही तो है। वो नीचे गया और देखा कि कार के विंडशील्ड पर कोई थूक गया है। ये भला कैसे बर्दाश्त
किया जा सकता है। उसने मार्ग से पूछा, ये तुमने किया है क्या? वो आदमी बेहद गुस्से में तेजी से आया और थूका, हाँ मैंने ही थूका है, क्या कर लोगे? लेकिन जैसे ही उसने मार्ग के फूलों वाला टैटू देखा, आसांग एकदम डर गया और सहम गया। मार्ग ने देखा कि उसके हाथ पर 6 चाकू के गहरे निशान थे। क्या तू मुझे दिखा रहा है कि तू कोई गैंगस्टर है? मार्ग ने गुस्से में उसे गाड़ी से बाहर घसीटा और जमकर पीटा। आसांग ने थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मार्ग की जबरदस्त ताकत के सामने वो एकदम बेबस था। बस माफी मांगता रहा और तुरंत अपनी गाड़ी हटाकर मार्ग के लिए रास्ता खाली किया। मार्ग को नहीं पता था कि वो 6 चाकू के निशान उसके द्वारा मारे गए 6 लोगों का निशान थे। आसांग अब उस सोसाइटी में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसने एक नाविक की नौकरी ढूंढी और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। जब वो सामान पैक कर रहा था, उसका मोबाइल गलती से सूटकेस में लॉक हो गया। उसने बैग की दुकान वाले को कॉल किया तो उसे बताया गया कि डिफॉल्ट पासवर्ड 30 है, लेकिन पासवर्ड काम नहीं किया। गुस्से में आकर आसांग ने उस दुकानदार को अगवा कर लिया और पीटा ताकि वो पासवर्ड याद कर सके। फिर उस दुकानदार का फोन लेकर मार्ग को कॉल किया और उसे नीचे बुलाया आमने सामने की लड़ाई के लिए। मार्ग हैरान होकर नीचे आया। ये तो वही कमजोर लड़का है जो दिन में माफी मांग रहा था। आसांग ने लोहे की रॉड हाथ में लेकर गालियां देनी शुरू की, लेकिन उसके वार करने से पहले ही मार्ग ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसे उठाकर सीधे कचरे के ढेर में फेंक दिया और बाल पकड़कर कई जोरदार थप्पड़ मारे। फिर मार्ग ने जमीन से लोहे की रॉड उठाई और उसके सिर पर मारने ही वाला था कि आसांग ने उसका पैर पकड़ लिया और माफी मांगने लगा। मार्ग ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और चला गया, लेकिन जैसे ही मार्ग गया, आसांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ये सब उसका एक प्लान था। अगले दिन पुलिस को दुकानदार की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली और आखिरी कॉल मार्ग की थी। पुलिस ने मार्ग को गिरफ्तार कर लिया। आसांग ने मार्ग को फंसा दिया था और अब भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगा, बाहर का नजारा देखकर डर के मारे फिर से घर में छिप गया। दरवाजे की दरार से उसने देखा जिस लड़की शियो को वो मार चुका था वो सीढ़ियों में चल रही थी। असल में वो लड़की यानजिंग थी जो हूबहू शियो जैसी दिखती थी। यहाँ तक कि शियो की माँ भी उसे देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ गई। यानजिंग बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज लड़की थी। सोसाइटी के सब लोगों से अच्छे से पेश आती थी, लेकिन आसांग की नजरों में वो डरावनी लगती थी। अब उसने ठान लिया भागने से पहले इस यानजिंग को भी मार देगा। उस रात जब यानजिंग स्कूल से लौट रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसांग चुपचाप उसके पीछे लग गया और जैसे ही वो हमला करने वाला था, तभी एक महिला वहाँ पहुँच गई। जब हालात कुछ अजीब लगने लगे, वो महिला यानजिंग को वापस ले जाने के लिए आई। आसांग चुपचाप गाड़ी लेकर उनका पीछा कर रहा था। अचानक एक मैन बिजली के खंभे पर आ बैठी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे शहर की बिजली चली गई। इसी अंधेरे ने आसांग को वारदात का मौका दे दिया। जैसे ही आसांग ने चाकू उठाया और हमला करने वाला था, वो महिला यानजिंग को लेकर सड़क के बीचों बीच चली गई। सभी गाड़ियां रुक गईं। हेडलाइट्स की रोशनी ने दोनों को सुरक्षा दी। गुस्से में आसांग ने एक्सीलेटर दबाया और भाग निकला। घर पहुँचने पर देखा कि उसका बॉस पहले ही नंगा होकर छिपा बैठा था और अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन आसांग के हाथ में पहले से चाकू था। उसने पलटकर सीधे बॉस के पेट में चाकू मार दिया। वो उसे खत्म ही करने वाला था कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर कोई डिलीवरी बॉय खड़ा था, पर आसांग ने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। सोचा मुफ्त का है, ले ही लेता हूँ। जैसे ही दरवाजा खोला, सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक हमला कर दिया। तीनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। आसांग ने फिर से चाकू उठाया, सोच लिया था कि अब सबको खत्म कर डालेगा, पर अगले ही पल अभी अभी जेल से छूटकर आए मार्ग भाई वहाँ धमके हिसाब चुकाने। मार्ग ने सीधा एक जोरदार लात मारी और आसांग को दूर उड़ा दिया। जमीन पर बॉस अब भी जख्मी पड़ा था। मार्ग को नहीं पता था कि क्या हुआ है, पर दो लोगों की आपसी दुश्मनी को देखते हुए उसने तय कर लिया कि आसांग को नहीं छोड़ना। उसने आसांग को पकड़कर जबरदस्त पीटना शुरू किया। अंत में एक जोरदार मुक्का मारा। आसांग चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठ पाया। गार्ड ने गुस्से में पूछ लिया, क्या तुमने उस लड़की को मार डाला था? आसांग हंस पड़ा, मुझे खुद नहीं पता वो मरी है या जिंदा। इस जवाब से मार्ग का गुस्सा फट पड़ा। उसने लकड़ी का हथौड़ा उठाया, धड़ाम आसांग के चेहरे पर मारा। वो विक्षिप्त सीरियल किलर वहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। बॉस की जान बच गई। यानजिंग भी उस महिला की सुरक्षा में सकुशल घर लौट आई। गार्ड अंकल दूर खड़े होकर यानजिंग को सुरक्षित देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घटना के बाद मोहल्ला फिर शांत हो गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये पूरी साजिश शाओ ने की थी। अपनी हत्या का बदला लेने के लिए वो हर समय आसांग पर नजर बनाए रखती थी। मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।